नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगी। यूपी टेट बाल विकास के 100 प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को कवर करेंगे। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी, इसलिए पूरे वीडियो को आप लोग कवर करेंगे और देखेंगे कितने प्रश्नों को आप सही कर ले रहे हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है कि अधिगम का क्या अर्थ होता है। यहाँ पे देखिएगा, अधिगम का अर्थ क्या होता है। तो अधिगम का मतलब ही होता है कि व्यवहार में परिवर्तन को क्या बोलते हैं दोस्तों, अधिगम बोलते हैं। तो अधिगम का अर्थ क्या होगा, याद करना होगा कि व्यवहार में परिवर्तन होगा, कि खेलना होगा, कि परीक्षा देना होगा। तो अधिगम का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे, तो अधिगम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं, सेकंड नंबर की बात करेंगे। अधिगम एक, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न आपके सीडीपी बाल विकास से हैं। तो अधिगम एक अस्थायी प्रक्रिया है कि अस्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है कि आनुवंशिक गुण है कि याद करने की विधि है। आप देखेंगे चारों ऑप्शन को तो आपको मिलेगा कि अधिगम एक क्या है प्यारे, तो अस्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं और अधिगम एक अस्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत कम समय में 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अधिगम का परिणाम क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे अधिगम का परिणाम क्या होता है। ज्ञान में वृद्धि होती है, सही बात है। व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये भी सही बात है। तो अधिगम का परिणाम होता है ज्ञान में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे ले चलते हैं दोस्तों। आगे आपको बताते हैं, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। अधिगम की प्रकृति क्या होती है। अधिगम की अगर प्रकृति पूछे कि अधिगम की प्रकृति क्या होती है, यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, यह एक सक्रिय प्रक्रिया है, यह केवल मानसिक प्रक्रिया है, यह केवल भावनात्मक प्रक्रिया है। तो जब आपको ऐसे प्रश्न मिले तो आप क्या करेंगे, तो आपको मिलेगा कि अधिगम की प्रकृति क्या होती है। तो अधिगम जब बच्चा सक्रिय होता है ना, तब बच्चा सीखने के प्रति एक्टिव होता है। याद रखेंगे, तो यह सक्रिय प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निष्क्रिय नहीं होगा। अधिगम क्या होगा दोस्तों, ये सक्रिय प्रक्रिया है। जब बच्चा एक्टिव रहता है क्लास में तो वह ज्यादातर चीजों को सीखता है या सीखने के प्रति उत्साहित रहता है। तो अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, इस बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं, चैप्टर वाइज हम कवर कर रहे हैं तो एक ही टाइप के सारे प्रश्न आपको कवर करने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अधिगम को सबसे सही रूप में कौन व्यक्त करता है। यहाँ पर देखेंगे अधिगम को सबसे सही रूप में कौन व्यक्त करता है। अगर ऐसे मिले तो आप क्या बताएंगे। अनुभव से अस्थायी परिवर्तन होता है, अभ्यास से अस्थायी परिवर्तन होता है, स्वप्न के माध्यम से परिवर्तन होता है, आनुवंशिक परिवर्तन होता है। जब चारों ऑप्शन को आप देखिएगा तो अधिगम को सबसे सही रूप में कौन व्यक्त करता है, तो आपको बताना होगा दोस्तों, अनुभव से अस्थायी परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुभव जो होता है ना, अनुभव से क्या होते हैं प्यारे, तो अस्थायी परिवर्तन होते हैं। ये बात को याद रखेंगे। बहुत से ऐसे हमारे प्रिय छात्र होंगे जो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं दोस्तों, 6 नंबर की बात करते हैं। संज्ञानात्मक अधिगम का संबंध है। याद रखेंगे, संज्ञानात्मक अधिगम का संबंध किससे होता है, तो स्मृति विकास से होता है। किससे होता है दोस्तों, सोच व समझ से, कि आपका भावना से, कि शारीरिक गति से, कि आपकी दृष्टि से। तो संज्ञानात्मक अधिगम का संबंध होता है सोच व समझ, मस्तिष्क विकास, स्मृति विकास। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे प्यारे, भावनात्मक अधिगम का उदाहरण है। भावनात्मक का मतलब है दोस्तों इमोशनल, और इमोशनल जो बातें कहे ना उसी को आप लोग इसका उदाहरण मानिएगा। कविता याद करना नहीं दोस्तों, दूसरों के प्रति सहानुभूति करना बिल्कुल, गणित हल करना ये नहीं, तैरना सीखना ये नहीं। याद रखेंगे, जहां पे भावना जिस ऑप्शन में व्यक्त की गई है वही भावनात्मक अधिगम का एग्जाम्पल होगा। दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं दोस्तों, 8 नंबर की बात करेंगे। मोनोमीटर अधिगम में शामिल होता है। तो अगर आपसे पूछे कि मोनोमीटर अधिगम में क्या शामिल होता है, तो आपका पढ़ना होता है, कि लिखना होता है, कि साइकिल चलाना होता है, कि समझना होता है। तो जो हार्ड वर्क होते हैं ना, तो उनको हम लोग मोनोमीटर अधिगम बोलते हैं। और जो हार्ड अधिगम इसमें है ना, साइकिल चलाना में क्या होगा दोस्तों, मोनोमीटर अधिगम में शामिल होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसी कार्य को बार बार अभ्यास करके किस अधिगम प्रकार में आता है। याद रखेंगे, किसी कार्य को बार बार अभ्यास करके जो सीखना होता है, या जो अधिगम की प्रक्रिया होती है, बार बार उस कार्य को करने से हम चीज़ों को सीख जाते हैं, तो वह किस प्रकार में आता है। याद रखेंगे, जैसे अभी आपको बताया ना कि बच्चा धीरे धीरे साइकिल चलाते चलाते साइकिल चलाना सीख जाता है। तो जब किसी कार्य को बार बार अभ्यास करके और अधिगम को बच्चा उस चीज़ को सीख जाता है, तो यह जो होता है मोनोमीटर के अंतर्गत आता है, मोनोमोटर के। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे ले चलते हैं। 10 नंबर की बात करेंगे, भावनात्मक संतुलन। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो भावनात्मक संतुलन होता है किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण होता है। तो याद रखेंगे संज्ञानात्मक का नहीं दोस्तों, भावनात्मक का, मनोमोटर का, सामाजिक का याद रखेंगे। जब भावनात्मक शब्द ही आपका आ गया तो आप क्या करेंगे, यही बताएंगे जो भावनात्मक संतुलन किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण होता है। तो भावनात्मक अधिगम का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर की बात करेंगे, व्यवहारवाद की शुरुआत किसने किया था। तो व्यवहारवाद की जो शुरुआत किए थे वाटसन किए थे, इस बात को आप लोग को याद रखना होगा। व्यवहारवाद की जो शुरुआत किए थे वाटसन किए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या कहलाता है। आपको बताना होगा दोस्तों कि जो थॉर्नडाइक थे, थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या कहलाता है। अंतर्दृष्टि अधिगम कहलाता है, परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत कहलाता है, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत कहलाता है, ऑपरेटेड कंडीशनिंग सिद्धांत कहलाता है। आपको बताना होगा जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत होता है ना दोस्तों, परीक्षण एवं त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं पावलोव का प्रयोग किस पर आधारित था। आपको पता होना चाहिए पावलोव जो बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं और बार बार पूछता भी है। तो पावलोव ने जो अपना सिद्धांत दिया था वह त्रुटि संबंधित सिद्धांत, जो यहाँ पे आप लोग देख, थॉर्नडाइक ने दिया था त्रुटि संबंधित सिद्धांत। और पावलोव, ये प्रश्न बन रहा है ना कि पावलोव का प्रयोग किस पर आधारित था। आपको बताना होगा कि पावलोव जो थे वह कुत्ते पर प्रयोग किए थे। किस पर दोस्तों, याद रखेंगे कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं पावलोव ने किस अधिगम का सिद्धांत दिया था। अगर ये पूछे तो आपको तुरंत बताना होगा कि पावलोव का जो अधिगम सिद्धांत था क्लासिकल कंडीशनिंग था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, 15 नंबर की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्किनर का अधिगम सिद्धांत कहलाता है। याद रखेंगे जो स्किनर दिए थे अधिगम सिद्धांत, याद रखेंगे। या जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी दिए थे, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो जो इनका अधिगम सिद्धांत कहलाता है उसका नाम क्या है दोस्तों, ऑपरेटेड कंडीशनिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं सकारात्मक पुनर्बलन। याद रखेंगे जो सकारात्मक पुनर्बलन होता है इसका उदाहरण क्या है। अगर आपसे सकारात्मक पुनर्बलन के बारे में पूछे तो दंड देना, ये तो नकारात्मक है। प्रशंसा करना, उपेक्षा करना, चुप रहना। चुप रहना तो ये गलत बात है। उपेक्षा आप किसी बच्चे के कर नहीं कर सकते, दंड नहीं दे सकते। तो बच्चा का जो सकारात्मक पुनर्बलन होगा वो होगा प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं 17 नंबर की ओर। तो 17 नंबर का रहा है थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना होता है। याद रखेंगे थॉर्नडाइक ने बताया था कि बच्चा धीरे धीरे परीक्षण करके त्रुटि करके सीखता है। तो याद रखेंगे जो सीखना होता है वो अचानक होता है कि अनुभव से होता है कि अंतर्दृष्टि से होता है कि परीक्षण और त्रुटि से होता है। तो याद रखेंगे थॉर्नडाइक के अनुसार जो सीखना होता है परीक्षण और त्रुटि की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर की बात करेंगे, व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। यह विचार किसका है। याद रखेंगे व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है, यह जो विचार है वह स्किनर का है। किसका दोस्तों, स्किनर का। स्किनर साहब ये भी बताते हैं कि बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ये भी चीजें आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर की बात करेंगे, सीखना बाह व्यवहार का परिणाम है। याद रखेंगे सीखना जो होता है वह बाह व्यवहार का परिणाम है। यह किसका मत है। आप बताएंगे व्यवहारवादी का है कि निर्माणवादी का है कि गेस्टलवादी का है कि मानवतावादी का है। अगर आपको ऐसे प्रश्न मिले तो आप कुछ प्रश्नों को पढ़कर भी उसके आंसर को सीख सकते हैं। सीखना बाह व्यवहार का परिणाम है, यह किसका कथन है। तो यह व्यवहारवादी का कथन है। किसका है प्यारे, याद रखेंगे व्यवहारवादी का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं रिस्पॉन्स शब्द किस सिद्धांत से जुड़ा है। अगर आपसे पूछे कि रिस्पॉन्स जो शब्द है वह किस सिद्धांत से जुड़ा है, आप क्या बताइएगा। तो आप तुरंत बताइएगा यह व्यवहारवाद शब्द से जुड़ा है। किससे दोस्तों, व्यवहारवाद सिद्धांत से जुड़ा हुआ है रिस्पॉन्स। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या होता है। अगर आपसे पूछे कि गेस्टाल्ट शब्द का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, तो आप तुरंत बताइएगा गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है संपूर्णता। क्या होता है दोस्तों, संपूर्णता होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं गेस्टाल्ट सिद्धांत का मुख्य प्रवर्तक कौन था। अगर आपसे पूछे कि गेस्टाल्ट सिद्धांत को किसने दिया था, तो याद रखेंगे कोहलर। कौन दिए थे दोस्तों, तो गेस्टाल्ट सिद्धांत को देने वाले जो महान मनोवैज्ञानिक थे वह कोहलर थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूरा 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न को आप लास्ट तक कवर करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कम समय में सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि इसमें बहुत लेवल के प्रश्न तो नहीं है, लेकिन ये प्रश्न ऐसे है ना कि वो और प्रश्नों को सीखने में आपकी मदद करा सकते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी न किसी परीक्षा से बने हुए हैं। चाहे आपका एनबीएस हो, DSSB हो, केबीएस हो, आपका नवोदय विद्यालय हो, आपका सैनिक विद्यालय हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, कहीं ना कहीं ये प्रश्न बने गए हैं। तो
प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न हैं, इस बात को तो आपको याद ही रखना होगा। तो गेस्टाल्ट सिद्धांत का मुख्य प्रवर्तक कौन थे? तो कोहलर थे, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं दोस्तों, 23 नंबर की बात करेंगे। कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो आप तुरंत याद रखेंगे बंदर पे। किस पे दोस्तों? याद रखेंगे बंदर पे। कोहलर अपना प्रयोग किस पर किए थे? तो बंदर पर किए थे। गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार अधिगम होता है, याद रखेंगे गेस्टाल्ट सिद्धांत क्या कहता है, इनके अनुसार जो अधिगम होता है ना, वह कैसा होता है? तो याद रखेंगे अंतःदृष्टि से होता है। किससे होता है दोस्तों? अंतःदृष्टि से होता है गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार अधिगम। आगे देखते हैं, समस्या का समाधान अचानक प्राप्त होता है, याद रखेंगे समस्या का जो समाधान होता है वह अचानक प्राप्त होता है। यह कथन किसका है? तो याद रखेंगे यह कथन किसका है प्यारे? तो कोहलर का है। किनका है दोस्तों? कोहलर का है। आगे देखते हैं, अंतर्दृष्टि अधिगम का अर्थ है। आपसे कहीं भी पूछे कि अंतर्दृष्टि अधिगम का अर्थ क्या होता है, आप तुरंत बताइएगा समझ कर सीखना, कि याद करना, कि दोहराना, कि संयोग से सीखना। अंतर्दृष्टि अधिगम का मतलब पॉजिटिव इसका अर्थ आप निकालिएगा कि बच्चा जब समझ के सीख रहा होता है तो यह अंतर्दृष्टि अधिगम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 27 नंबर की बात करेंगे। अंतर्दृष्टि अधिगम में मुख्य भूमिका होती है, याद रखेंगे अंतर्दृष्टि जो अधिगम होता है ना, अंतर्दृष्टि अधिगम में मुख्य भूमिका किसकी होती है? दंड की होती है, कि आपकी समझ की होती है, कि आपके अभ्यास की होती है, कि आपकी प्रतिक्रिया की होती है? तो अगर आप लोग केवल प्रश्नों को देखेंगे तभी भी आपके अंदर इतने भाव आ जाएंगे ना, आप समझ जाएंगे कि जो अंतर्दृष्टि की जो प्रक्रिया होती है ना, अंतर्दृष्टि अधिगम की मुख्य भूमिका जो होती है ना, बच्चा समझ समझ के जब सीखता है, बच्चा एक्टिव रूप से सीखता है, बच्चा प्रैक्टिकली सीखता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, 28 नंबर की बात करते हैं। अचानक समझ आना किस अधिगम से जुड़ा है? आपको पहले भी बता दिए हैं कि जब बच्चे के अंदर अचानक जो समझ में आ जाता है वह अंतर्दृष्टि अधिगम है। और आपको ये भी बता दिया कि कोहलर ने दिया था, इस बात को याद रखें। कोहलर का भी कथन है, अचानक समझ आना, बच्चा अचानक उसके अंदर समझ आती है, ये कथन किसका है? तो एक कोहलर का है। और अचानक समझ आना किस अधिगम से जुड़ा है? तो अंतर्दृष्टि अधिगम से प्यारे जुड़ा है। आगे देखते हैं, अंतर्दृष्टि अधिगम के अनुसार अधिगम होता है, याद रखें आपसे कहीं भी पूछे कि अंतर्दृष्टि अधिगम के अनुसार जो अधिगम होता है ना, वह कैसा होता है? समस्या के संपूर्ण स्वरूप को देखकर उसका हम पता लगाते हैं, कि केवल बार बार अभ्यास से उसका हल निकालते हैं, कि दंड से, कि आपका पुरस्कार से? आप किसको सही बताइएगा? तो जो ये प्रश्न है ना दोस्तों, अंतर्दृष्टि अधिगम के अनुसार जो अधिगम होता है ना, समस्या के संपूर्ण स्वरूप को देखकर उसका आप क्या करते हैं दोस्तों? निराकरण करते हैं, हल निकालते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जब आपको समस्या दिखेगी तभी तो उसके आप सॉल्यूशन के बारे में सोचिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। और बहुत धीरे चल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अपनी तबीयत बहुत ख़राब है। और आशा करते हैं सब लोग अपना हैप्पी छठ पूजा, जो आप छठ पूजा का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाए भी होंगे। और ये भी मेरा एक आपसे अनुग्रह ही रहेगा, आग्रह ही रहेगा, कि जब अगली बार का छठ पूजा आए तो सभी लोग कहीं ना कहीं सेलेक्टेड हों, या कहीं ना कहीं जुड़ जाएं। माता रानी यही सबको आशीर्वाद दें। और चलिए आगे चलते हैं, 30 नंबर की बात करिएगा। 30 नंबर क्या है दोस्तों? कि अंतर्दृष्टि अधिगम के अनुसार शिक्षक को चाहिए, याद रखेंगे जो आपका अंतर्दृष्टि अधिगम होता है उसके अनुसार शिक्षक को कैसा होना चाहिए? उत्तर सीधे बताना चाहिए, कि बच्चों को सोचने के अवसर देना चाहिए, कि बार बार उसे रटवाना चाहिए, केवल अनुशासन सिखाना चाहिए। जब आपको ऐसे प्रश्न मिले तो आप क्या करेंगे? सबसे पॉजिटिव आंसर ढूंढिएगा। तो अंतर्दृष्टि अधिगम के अनुसार शिक्षक को कैसा बर्ताव करना चाहिए? तो बच्चों को सोचने के भरपूर टाइम अवसर देना चाहिए, बच्चों को स्वयं कार्य करने के प्रति उत्साहित करना चाहिए, बच्चों को प्रैक्टिकली या सीखने के प्रति एक्टिव रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 31 नंबर की बात करेंगे। निर्माणवाद से संबंधित प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन है? आपसे पूछे कि जो निर्माणवाद से संबंधित प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन है? तो पियाजे और वाइगोत्स्की हैं, कि स्किनर और थांडाइक हैं, कि पावलोव और कोहलर हैं, कि जेम्स और हूल हैं? तो याद रखेंगे निर्माणवाद से जो संबंधित अपना संबंध रखते हैं वह पियाजे व वाइगोत्स्की रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। वाइगोत्स्की तो बहुत महान मनोवैज्ञानिक है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है। यह प्रश्न बनता है कि किन्होंने कहा है कि बच्चा समाज से सीखता है? अब कोई भी व्यक्ति समाज से इंटरेक्ट होकर सीखता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा समाज से सीखता है। और याद रखेंगे स्किनर कहते हैं कि बच्चा अनुकरण करके सीखता है। दो चीजें हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कवर करिएगा। आगे देखते हैं, 32 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। निर्माणवाद का मुख्य विचार है, याद रखेंगे जो निर्माणवाद है इसका मुख्य विचार क्या है? ज्ञान दिया जाता है इसके अंदर, कि ज्ञान निर्मित किया जाता है इसके अंदर, कि ज्ञान आनुवंशिक होता है, कि ज्ञान स्थिर होता है। आपको बता दूं दोस्तों, जो निर्माणवाद का मुख्य विचार है ना, ज्ञान निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है, या इसको करने के प्रति उत्साहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं दोस्तों, पियाजे के अनुसार बच्चा सीखता है। याद रखेंगे, अगर पियाजे साहब बताए थे कि बच्चा कैसे सीखता है, आपको बताना होगा कि पियाजे का एक कथन है ना कि बच्चा कैसे सीखता है। बच्चा को दंड दे के आप सिखा सकते हैं, कोई मनोवैज्ञानिक ऐसा नहीं बताए हैं। अनुकरण के माध्यम से स्कैनर तो बताए ही है, या अनुकरण करके बच्चा सीखता है, या किसका कथन है, तो स्कैनर का है। इस बात को याद रखेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, पियाजे के अनुसार बच्चा याद करके सीखता है, ऐसा कुछ नहीं है। वातावरण से अंतःक्रिया करके बच्चा सीखता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह पियाजे के अनुसार ये बात है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं दोस्तों। वाइगोत्स्की ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मैंने तो आपको बता दिया ना दोस्तों, समाज शब्द जहां आ जाए वही सिद्धांत है उनका, वाइगोत्स्की का। और ऑप्शन में आपको दिख रहा है सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत किनका है दोस्तों? बहुत बार पूछता है, बहुत एक प्रचलित प्रश्न है और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो वाइगोत्स्की साहब ने दिया था, प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, निकटस्थ विकास क्षेत्र किससे संबंधित है? याद रखेंगे, जो निकटस्थ विकास क्षेत्र होते हैं ना, मतलब निकट के जितने भी साधन होते हैं बच्चों को सीखने में मदद करते हैं, यह संबंधित कथन किसने दिया था? तो वाइगोत्स्की दिए थे। कौन दिए थे दोस्तों? वाइगोत्स्की दिए थे कि जो निकटस्थ विकास क्षेत्र उनका यह था ना कि जो बच्चे के इर्द गिर्द की जो चीजें होती है ना, वो उनको सीखने में बहुत मदद पहुंचाती है, चाहे वो समाज हो चाहे समाज के जितने भी साधन हो, ठीक ना, जो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को सीखने में मदद पहुंचाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो निकटस्थ विकास क्षेत्र ZPD इसको शॉर्टकट में कहते हैं। किससे संबंधित है, किसने प्रतिपादित किया था? तुरंत आप लोग जाइएगा किसके साथ दोस्तों? तो वाइगोत्स्की के साथ। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 36 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। 36 नंबर क्या है? अधिगम पर प्रभाव डालने वाला सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक कारक कौन सा है? अगर आपसे पूछे कि अधिगम पर प्रभाव डालने वाला सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक कारण क्या है, तो प्रेरणा है कि जलवायु है कि आपका समाज है कि आपका अनुशासन है? आपको देखकर ही प्रश्न हल मिल गया होगा कि बच्चे को अधिगम अधिगम किया होता है व्यवहार में परिवर्तन, और व्यवहार में परिवर्तन बच्चा कैसे लाता है? सबसे मुख्य कारण अगर इसमें पूछे ना, आप तुरंत बताइएगा, जब बच्चा आंतरिक रूप से मोटिवेट होता है, जब बच्चा एक्टिव रहता है, बच्चा के अंदर प्रेरणा रहती है, तो वह बच्चा आंतरिक रूप से क्या होता है दोस्तों? वह अधिगम के प्रति उत्साहित होता है। तो अधिगम पर प्रभाव डालने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा प्रेरणा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला है प्रश्न कि बाह्य कारक कौन सा है? अगर आपसे कहीं भी पूछे कि बाह्य कारक क्या है, बुद्धि है कि आपका अभिरुचि है कि पारिवारिक वातावरण है कि आपका अभिप्रेरणा है? आपसे अगर कहीं भी ऐसे प्रश्न पूछे, आप तुरंत क्या बताइएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाह्य कारक। एक आंतरिक कारक होता है बच्चे को प्रभावित करने का, मानसिक विकास प्रभावित करने का, और एक होता है बाह्य कारक। बाह्य कारक वो होते हैं ना जो बाहरी साधन होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, बुद्धि क्या होगा दोस्तों? बुद्धि तो आपका आंतरिक कारक होगा। अभिरुचि, ये भी बच्चे के अंदर रुचि रहेगी तो बच्चा सीखेगा, ये भी आंतरिक कारक होगा। आपका अभिप्रेरणा, ये भी तो मोटिवेशनल ही होता है, बच्चा अंदर से एक्टिव रहेगा, मोटिवेट रहेगा तो सीखेगा। लेकिन आपका पारिवारिक वातावरण जो होता है ना, याद रखेंगे, सामाजिक वातावरण या पारिवारिक वातावरण, इस सब क्या दोस्तों? बाह्य कारक एग्जाम्पल है या उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। 38 नंबर क्या कर रहा है? अधिगम की गति किस पर निर्भर करती है? अगर आपसे पूछे कि अधिगम की जो गति होती है, मतलब सीखने की गति होती है, वह किस पर निर्भर करती है? आयु और क्षमता पे, कि आपके वंश पे, कि आपके स्कूल पे, कि आपके लिंग पे? आपको अगर ऐसे प्रश्न मिले प्यारे तो आप क्या करिएगा? अधिगम की जो गति होती है ना, ठीक है, सबसे बढ़िया ऑप्शन आपको ढूंढ कर निकालना है। ठीक है, सब कुछ ना कुछ पॉइंट अपने आप में रखते होंगे कि अधिगम की गति सब पर थोड़ा बहुत निर्भर करती होगी, लेकिन बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसके अंदर जो लर्निंग क्षमता एबिलिटी बढ़ती जाती है, एलिबिलिटी, तो वो बच्चा क्या करता है? अधिगम की गति उस पर निर्भर करती है आयु एवं क्षमता पर, उम्र एवं उसके किस पर दोस्तों? सीखने की क्षमता पर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्र, एज और उसके आईक्यू पे। किस पे दोस्तों? याद रखेंगे, एज और आईक्यू पे क्या होता है दोस्तों? सीखने की क्षमता उसकी क्या करती है? डिपेंड करती है, निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर की बात करिएगा दोस्तों। पुरस्कार और दंड किस प्रकार का है? याद रखेंगे, पुरस्कार और दंड जो है ना, वह किस प्रकार का साधन है? जैविक है कि आपका प्रेरक है, कि आपका भावनात्मक है, कि आपका सांस्कृतिक है? जब आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे, आप क्या करेंगे? पुरस्कार और जो दंड होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे, यह प्रेरक होता है। प्रेरक किसे बोलते हैं? आप लोग केमिस्ट्री वाले, जब आप लोग रसायन विज्ञान वगैरह पढ़ते रहे होंगे तो आपको मिला होगा, जो भी अभिक्रिया होती है तो जब उसमें हम प्रेरक डालते हैं तो प्रेरक डाल देने से वह चीज़ें, वह अभिक्रिया बहुत फास्ट से हो जाती है, तीव्र गति से हो जाती है। तो पुरस्कार और दंड
ये जो चीज़ जो होता है ना दोस्तों, प्रेरक होता है। प्रेरक ये होता है कि बच्चा अगर सीख रहा है ना, तो बच्चे को अगर आप दंड, या तो बच्चा को आप दंड का डर सताइएगा ना, तो बच्चा बहुत तेज़ी से सीखने के प्रति उत्साहित हो जाता है। डर उसको हो जाता है कि अगर नहीं मैं ये काम को कर पाया ना, तो सर मुझे मारेंगे, ठीक है। अगर बच्चा को पुरस्कार के प्रति एक्टिव करा दीजिएगा, तो बच्चे को रहता है कि इस पुरस्कार को मुझे जीतना है, तो प्रेरक का काम करते हैं। जिस तरह जो आपकी अभिक्रिया होती है ना, उसमें कुछ ऐसे रसायन होते हैं, उनको डाल देने से वो प्रेरक का काम करते हैं, बहुत तेज़ी से तीव्र गति से अभिक्रिया होने लगती है। उसी तरह जो सीखने में पुरस्कार और दंड क्या इनको रखा गया है, तो इनको हम लोग प्रेरक के अंदर रखे हैं, क्योंकि पुरस्कार और दंड से बच्चा बहुत तेजी से सीखने के प्रति उत्साहित होता है, चाहे डर हो, चाहे भय हो, चाहे जो भी कुछ इसको मानिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर की बात करेंगे कि शिक्षक का व्यवहार अधिगम को, याद रखेंगे जो शिक्षक का व्यवहार होता है वो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, बिल्कुल करता है दोस्तों। सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, तो बात सही है दोस्तों। केवल कमजोर छात्रों को प्रभावित करता है, केवल मेधावी छात्रों को नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। शिक्षक का व्यवहार जो होता है वो अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। बच्चा जो शिक्षक होता है ना, अगर व्यवहारवादी है, अगर उसके अंदर बच्चे से बात करने की एक अच्छी शैली है या अच्छी पकड़ है, तो बच्चा और शिक्षक के बीच एक अच्छा सा एक माहौल बनता है, और वो सीखने के प्रति क्या करता है, बच्चे को उत्साहित करता है। बच्चा कोई भी भय ना हो, बच्चे के अंदर डर ना हो कि मैं सर से पूछूंगा, डर सर मुझे डांटेंगे या मुझको फटकारेंगे या मेरी उपेक्षा अवहेलना करेंगे, ऐसा बच्चे के अंदर नहीं है ना। तो बच्चा बहुत तेजी से चीज़ों को, हर चीज़ों को जो उसके अंदर डाउट होते हैं ना, वो तुरंत सर से पूछ के क्लियर करता है। तो शिक्षक का व्यवहार अधिगम सकारात्मक रूप को प्रभावित करता है, और बिल्कुल सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं अधिगम की प्रमुख बाधा क्या है। आपसे पूछे कि अधिगम की प्रमुख बाधा क्या है दोस्तों, तो आप क्या बताइएगा। अरुचि है, क्या आपका अच्छा वातावरण है, क्या आपका प्रेरणा है, क्या आपका अभ्यास है। यहाँ पे देखेंगे प्रमुख बाधा के बारे में पूछा है दोस्तों, तो बाधा क्या होगा, आपकी अरुचि होगी। बच्चा के अंदर अगर रुचि नहीं है ना, तो अधिगम का ये प्रमुख बाधा माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा वातावरण, तो ये तो सीखने के प्रति क्या है दोस्तों, ये तो बाधा नहीं होगा, ये तो उनके लिए एक अच्छा वातावरण होगा तो बच्चा अच्छा तरीका से सीखेगा। प्रेरणा भी बच्चा का सीखने के पक्ष में ही होगा, अभ्यास करके बच्चा सीखता है भी उसके पक्ष, सीखने के पक्ष में ही होगा। लेकिन बच्चे के अंदर जब रुचि नहीं रहेगी ना, अर्थात अरुचि है ना, तो यह बाधा है सीखने का, इस बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं अधिगम की भावनात्मक बाधा कौन सी होती है। भावनात्मक, भावनात्मक का मतलब है दोस्तों इमोशनल से, भय जी जहाँ पे आ जाए ना वही होगा। तो अधिगम की भावनात्मक बाधा क्या होगी, भय होगी। भय का मतलब होता है डर। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भय को याद रखेंगे, अगर बच्चे के अंदर डर है ना, तो यह अधिगम की बाधा है। बच्चा सीखने के प्रति उतना एक्टिव नहीं रह पाएगा, और चीज़ों को जो आप बताएंगे उतनी चीज़ों को वो अच्छे तरीके से लय में नहीं सीख पाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए 43 नंबर की बात करते हैं कि अधिगम में मानसिक थकान का क्या प्रभाव पड़ता है। जब अधिगम होता है, जब बच्चा सीख रहा होता है, तो मानसिक थकान मतलब बहुत सी चीज़ों को करते करते जब उसका मस्तिष्क थक जाता है, बहुत तेजी से या बहुत देर से जब किसी कार्य को करता है, तभी उसके अंदर मानसिक थकान आ जाती है। तो अधिगम में मानसिक थकान का क्या प्रभाव है, अधिगम बढ़ता है कि अधिगम घटता है, कि कोई प्रभाव नहीं होता, कि प्रेरणा बढ़ती है। जब आपको ऐसे प्रश्न आए तो आप तुरंत बताएगा कि अधिगम में जो मानसिक थकान होती है ना, उससे अधिगम क्या होगा दोस्तों, घटेगा। जब बच्चा मानसिक रूप से थक जाएगा, तो अधिगम अधिगम में क्या होगा दोस्तों, उसकी अधिगम घटेगा, वह सीखने के प्रति उतना उत्साहित नहीं रह जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अधिगम की बाधाओं को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। अगर आपसे पूछे कि अधिगम की बाधाओं को दूर करने का जो सर्वोत्तम उपाय क्या होता है दोस्तों, आप बच्चे को दंड देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे दोस्तों। बच्चे को प्रेरणा देंगे, बात तो सही है। अनदेखा करेंगे, नहीं दोस्तों, अनदेखा नहीं करेंगे। सफल टीचर का गुण होता है ना, कि बच्चा जहाँ पे कमी करे या बच्चा जहाँ पे सीख रहे हो उसको आप अनदेखा नहीं कर सकते। काम बढ़ाना, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। अधिगम की बाधाओं को दूर करने के लिए बच्चे को मोटिवेट करेंगे, प्रेरणा देंगे, देखेंगे कि बच्चा कहाँ पे कमी है, बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है, उस चीज़ों को सुधारने की आप लोग कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर की बात करेंगे, अरुचि का मुख्य कारण क्या है। अगर आपसे पूछे कि जो अरुचि होती है, मतलब रुचि नहीं रखता है बच्चा, इसका मुख्य कारण क्या है। सही तरीका है, कि अभिरुचि है, कि आपका प्रोत्साहन है, कि आपका कठिन विषय है। जब आप चारों ऑप्शन को देखिएगा तो मुझे तो लग रहा है ना कि सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ए ही है, कि जो आपका कठिन विषय है। कठिन विषय जब बच्चे को दे दीजिएगा, उसके एज या उसके एलिबिलिटी अर्थात क्षमता से उपयुक्त की चीज़ें दे दीजिएगा, ऊपर की चीज़ें दे दीजिएगा, तो बच्चे के अंदर सीखने के प्रति रुचि नहीं आएगी। तो अरुचि का मुख्य कारण होता है कठिन विषय। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। बालक की गलती को शिक्षक को कैसे देखना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि बालक की गलती को शिक्षक को कैसे देखना चाहिए, सजा देने योग्य नहीं दोस्तों, अधिगम का अवसर, असफलता, अनुशासनहीनता। याद रखेंगे, मैंने तो आपको बहुत बार ये चीज़ें बता दिया दोस्तों, कि अगर बालक गलती कर रहा है ना, तो बालक को आप डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, फटकारेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बच्चे को क्लास से अलग बैठाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो बालक अगर गलती कर रहा है ना, तो उसको आप लोग अवसर देंगे, अवसर के रूप में लेंगे, और देखेंगे बच्चा कहाँ पर गलती कर रहा है, और उस चीज़ को सुधार
सुधारने की कोशिश करिएगा तो बालक की गलती को शिक्षक को अधिगम का अवसर के रूप में लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर की बात करेंगे। 47 नंबर क्या कर रहा है दोस्तों? 47 नंबर कह रहा है त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य है। त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य क्या होता है? तो गलती निकालना होता है, कि गलती का कारण समझना होता है, कि बच्चे को दंड देना होता है, कि अंक घटाना होता है। तो याद रखेंगे त्रुटि विश्लेषण आप एक सफल टीचर के रूप में अगर कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप सबसे बेस्ट इसमें होगा ना दोस्तों कि गलती का कारण समझेंगे कि बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है और उसको आप अवसर के रूप में लेके बच्चे को सिखाने के प्रयास को करेंगे, क्योंकि बच्चा जब गलती कर रहा होता है ना तो उसको आप अवसर के रूप में लेंगे। इस बात को याद रखेंगे। चलिए 48 नंबर की तरफ चलते हैं। त्रुटियों से पता चलता है। याद रखेंगे त्रुटि से क्या पता चलता है? मैंने तो आपको बार बार बता रहा हूं ना कि त्रुटियों से क्या पता चलता है। बच्चे की सोच की प्रक्रिया के बारे में पता लगाएंगे, कि बच्चे के लापरवाही की प्रक्रिया में, कि याद करने की क्षमता के बारे में, कि आप अनुशासन के बारे में। तो आपको याद रखना होगा कि जो त्रुटियों से हमें क्या पता चलता है, अनुशासन नहीं, याद करने की क्षमता नहीं, बच्चे की सोच प्रक्रिया और बच्चे की लापरवाही। तो लापरवाही को आप नहीं रखेंगे, सोच प्रक्रिया को रखेंगे। बच्चा कितना सोच ले रहा है, बच्चे के अंदर कितने मस्तिष्क विकास हुआ है, ये त्रुटि से ही पता चलता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितने प्रश्न हैं प्यारे, सभी के सभी प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में बने हुए हैं, इसलिए सारे प्रश्नों को अंतिम तक कवर करिएगा। बिना टाइम बिना समय लिए केवल आपको प्रश्न उसके आंसर, प्रश्न और उसके आंसर को एनालिसिस करा रहा हूं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे एक थोड़ा सा मेरा विनम्र निवेदन आता है कि वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करिए, क्योंकि लाइक ही मुझे 1000 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मेरी तबीयत गवाही नहीं देती, लेकिन आपसे जुड़े रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि आपको एक वीडियो जरूर दूं दोस्तों, जिससे आपकी जो तैयारी है बरकरार रहे। आप अन्य साधन से, अन्य माध्यम से भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छा से अच्छा परफेक्ट जो मैं साधन होता है उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं, और आगे भी करूंगा। इसलिए आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए आगे ले चलते हैं। 49 नंबर की बात करेंगे। त्रुटि सुधार का सर्वोत्तम तरीका क्या है? अगर आपसे पूछे तो त्रुटि सुधार का सर्वोत्तम तरीका क्या है? सही उत्तर बताना, कि बच्चे को स्वयं सुधारने देना, कि आप चिल्लाएंगे, कि बार बार लिखवाना। याद रखेंगे, जब त्रुटि सुधार का सर्वोत्तम तरीका बार बार लिखवा के आप लोग बच्चे को बोरिंग नहीं कराएंगे, बच्चे के ऊपर डांटे मारे फटकारे ऐसा चिल्लाएं, ऐसा कुछ नहीं आप करेंगे। सही उत्तर बताना, ऐसा ये भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। जब आपका ऑप्शन नंबर बी है जिसमें बच्चा स्वयं एक्टिव हो ना, उसी ऑप्शन को आप मानेंगे। बच्चे को स्वयं सुधारने के आप अवसर प्रदान करेंगे, उसे मोटिवेट करेंगे, उसे मार्गदर्शक का काम करेंगे, उसे बताएंगे कि यहाँ पे आपने गलती किया है, इसको सुधारने का कोशिश करिए। तो जहाँ बच्चा स्वयं कर रहा होता है ना, वहाँ पे जो सीखने की सबसे बेस्ट अधिगम हो रहा होता है। इस बात को याद रखेंगे, और इस चीज को ध्यान में रख के ही आप सीडीपी या पेडागोजी को कवर करिएगा। आगे देखते हैं। शिक्षक को बच्चों की गलतियों पर, याद रखेंगे जो शिक्षक होता है उसे बच्चों की गलतियों पर, मैं आपको बता दूं, जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे भगवान होते हैं। पहले बात याद रखेंगे, बच्चे भगवान होते हैं। कभी भी आप पेडागोजी के प्रश्नों को हल करिएगा प्यारे, तो आप उसमें ऐसा मत देखिएगा जो बच्चा जहां पे बच्चे को गलत बताए तुरंत वो ऑप्शन गलत होगा। जहां बच्चा सही है वही ऑप्शन सही है। बच्चा को सही होना है, टीचर को सही नहीं होना है। और देखिएगा वो ऑप्शन देखेगा जब बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, बच्चा सबसे ज्यादा चीज़ों को करके सीख रहा है, बच्चा लीन है सीखने में। तो याद रखेंगे शिक्षक को बच्चों की गलतियों पर नाराज होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सहानुभूतिपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए, कि उसे दंड देना चाहिए, कि उसे उपेक्षा करना चाहिए। जब इसको आपको ऐसे प्रश्न मिले आप तुरंत बताएंगे दोस्तों, शिक्षक को बच्चों को उपेक्षा करना, डांटना, मारना, फटकारना, दंड देना, नाराज होना, ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे। सहानुभूतिपूर्वक विश्लेषण आप उसे करेंगे और देखेंगे कि बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है, और उसको सिखाने के प्रति आप लोग एक्टिव होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर की बात करेंगे। 51 नंबर है अधिगम वातावरण का अर्थ क्या है दोस्तों? तो अधिगम वातावरण का अर्थ क्या होता है? केवल कक्षा की सजावट, कि शिक्षण के प्रति अनुकूल स्थिति, कि आपका अनुशासन, कि केवल अध्ययन सामग्री। तो याद रखेंगे जो आप देखेंगे केवल तो निगेटिव टैग वर्ड ही होता है, तो केवल शब्द को आप लोग बिल्कुल हटा दीजिए, केवल ये सब चीज हट गए। अनुशासन, अधिगम वातावरण का अर्थ अनुशासन नहीं होता है, शिक्षण के लिए अनुकूल स्थिति। याद रखेंगे अनुकूल, जो बच्चा जो होता है ना सीख रहा है, और जो शिक्षण प्रक्रिया होती है ना, बच्चे की शिक्षा देने की प्रक्रिया कहलाती है। तो शिक्षण के लिए अगर अनुकूल स्थिति है तो वह अधिगम का क्या है दोस्तों? वातावरण है। अगर वो प्रतिकूल स्थिति हो जाए तो वह अधिगम का वातावरण नहीं है। इस तरह आप लोग याद रखेंगे। तो सीखने के प्रति अगर अनुकूल स्थिति है तो शिक्षण के क्या है दोस्तों? अधिगम का वातावरण होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर की बात करेंगे। एक अच्छा अधिगम वातावरण कैसा होना चाहिए? आप क्या बताएंगे? तो एक अच्छा अधिगम वातावरण कैसा होना चाहिए? डर और अनुशासन पर आधारित बिल्कुल नहीं दोस्तों। डर और अनुशासन में बच्चा नहीं सीखता है। प्रतियोगिता पर आधारित ये भी नहीं होगा, कठोर नियंत्रण पर आधारित ये भी नहीं होगा, सहभागिता और सहयोग पर आधारित होना चाहिए। इसमें सभी बच्चे एक तरीके से लीन हों, हर जाति, हर वर्ग, हर समाज का बच्चा एक छत के नीचे पढ़ रहा हो, और सभी बच्चों को समान भाव से देखा जा रहा हो। तो एक अच्छा अधिगम वातावरण कैसा
होना चाहिए जिसमें सहभागिता और सहयोग पर आधारित हो। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 53 नंबर की बात करते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बालक के अधिगम के लिए आवश्यक है। तो बालक के अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? दंड आवश्यक है, कि प्रेरक वातावरण है, कि आपका परीक्षा है, कि आपका सजा सजा होगा नहीं, आपका दंड होगा नहीं। अब प्रेरक वातावरण और परीक्षा की बात करिएगा तो परीक्षा के साथ आप नहीं जाएंगे। प्रेरक वातावरण आपको बता ही दिए कि जो प्रेरक होता है वो सीखने की प्रक्रिया में बहुत तीव्रता लाता है या तेजी लाता है। इस बात को याद रखेंगे। तो प्रेरक वातावरण जो होता है ना बालक के अधिगम के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 54 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। 54 नंबर क्या कर रहा है कि आपका अनुकूल अधिगम वातावरण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो जो आपका अनुकूल अधिगम वातावरण होता है उसमें शिक्षक की भूमिका नियंत्रक की होती है, कि मार्गदर्शक की होती है, कि निरीक्षक की होती है, कि आपका न्यायाधीश की होती है। आपको बता दो दोस्तों, इस चारों ऑप्शन को देखने के बाद आप लोग ही इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। जो शिक्षक होता है ना वह बच्चे को हेल्प करता है, वह हेल्प दाता होता है, वह उसका मार्गदर्शन करता है कि बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है, कैसे आप सीखोगे तो सीख जाओगे। तो अनुकूल अधिगम वातावरण में शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 55 नंबर की बात करिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधिगम के लिए आवश्यक सामाजिक वातावरण क्या होना चाहिए। तो जो अधिगम होता है ना, अधिगम के लिए आवश्यक सामाजिक जो वातावरण होता है ना वह कैसा होना चाहिए? सहयोगपूर्ण होना चाहिए, प्रतिस्पर्धात्मक होना चाहिए, कि दबावपूर्ण होना चाहिए, कि भाव भय युक्त होना चाहिए। याद रखेंगे दोस्तों, भाव भय युक्त नहीं, भाव मुक्त होनी चाहिए। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। बच्चे को दबाव में रखकर आप किसी चीज को नहीं सिखा सकते, बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा के लिए आप सिखा रहे हैं बच्चे को, केवल एक दूसरे के बीच स्पर्धा, मतलब प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है ना एक दूसरे के बीच टेस्ट लेना, एक दूसरे के बीच कंपटीशन करना, ऐसा आप नहीं करेंगे दोस्तों। तो अधिगम के लिए आवश्यक सामाजिक वातावरण होता है वो सहयोग का होता है, बच्चे को सहयोग देना। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अधिगम वातावरण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो याद रखेंगे, अनुशासन है नहीं दोस्तों, दंड है नहीं दोस्तों, परीक्षा पद्धति है नहीं, शिक्षण पद्धति है। अधिगम वातावरण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है ना दोस्तों, याद रखेंगे शिक्षण विधि है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। शिक्षण पद्धति जो होती है ना वो सबसे बेस्ट होती है। आगे देखते हैं, कक्षा में अनुकूल वातावरण से, याद रखेंगे जो कक्षा होता है ना, कक्षा में अनुकूल वातावरण जो होगा ना, याद रखेंगे अनुकूल वातावरण से अधिगम की गति घटती है नहीं दोस्तों, प्रतिकूल वातावरण होगा तो अधिगम की जो गति होगी वह घटेगी। अधिगम की गति क्या होती है दोस्तों? बढ़ती है, सही बात है। अनुशासन घटता है नहीं दोस्तों, रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है नहीं दोस्तों। याद रखें कक्षा में जो अनुकूल वातावरण होता है ना, अधिगम की गति बढ़ती है, सीखने की जो गति होती है ना, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सीखने की गति जो होती है ना, अनुकूल वातावरण का जो कक्षा होगा ना, इसमें बच्चा सीखने के प्रति एक्टिव होता है, उसके सीखने की गति क्या होती है दोस्तों? बढ़ती है। इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। बालक को सीखने में सहयोग करने वाला वातावरण होता है। याद रखेंगे, अगर बालक जो सीख रहा है ना, अगर उसमें कोई वातावरण है जो सहयोग कर रहा है तो आप क्या करेंगे? क्या आंसर से होगा? भय मुक्त और उत्साहवर्धक होगा, क्या आपका नियंत्रित और कठोर होगा, परीक्षा आधारित होगा, केवल शिक्षक केंद्रित होगा नहीं, बाल केंद्रित भी होता है, शिक्षक केंद्रित भी हो सकता है। सभी चीजों को ध्यान में रखें। बालक को सीखने में सहयोग करने वाला वातावरण होता है, याद रखेंगे, केवल शिक्षक केंद्रित नहीं, वातावरण भी होता है, आपका शिक्षक भी होता है, पाठ्य पुस्तकें भी होती हैं, आपका ब्लैक बोर्ड भी होता है, जितने भी विद्यालय के जो साधन है वो सभी होते हैं। परीक्षा आधारित गलत होगा, नियंत्रित और कठोर ये भी कथन गलत होगा। तो बालक को सीखने में सहयोग करने वाला जो वातावरण होता है भय मुक्त और उत्साहवर्धक। ऑप्शन नंबर ए आपका ये जो पॉजिटिव ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोग जाइएगा। चलिए आगे ले चलते हैं। अगला है दोस्तों 59 नंबर की बात करेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सीखना आनंददायक बनाना किस वातावरण की विशेषता है। तो अधिगम अनुकूल वातावरण की, पारिवारिक वातावरण की, औपचारिक वातावरण की, प्रतिस्पर्धा वातावरण की। जब आपको ऐसे प्रश्न मिले आप तुरंत जाइएगा, देखेंगे सीखना आनंददायक बनाना, याद रखें सीखने में बच्चा आनंद तरीके से सीख रहा है तो अधिगम अनुकूल वातावरण कहलाता है। बच्चा अधिगम मतलब सीखने के प्रति अनुकूल उसे वातावरण मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर की बात करेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बालक के विकास और अधिगम में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है। तो बालक के विकास और अधिगम में सबसे बड़ी भूमिका शिक्षक और वातावरण दोनों की होती है। केवल शिक्षक की होती है, गलत बात। केवल माता पिता की होती है, गलत बात। केवल विद्यालय भवन की होती है, गलत बात। भवन की भी होती है, विद्यालय भवन की भी होती है, माता पिता की भी होती है, शिक्षक की भी होती है, लेकिन केवल शब्द आ गया ना, इसलिए ऑप्शन सारे गलत होंगे। बालक के विकास और अधिगम में सबसे बड़ी भूमिका शिक्षक और वातावरण दोनों की होती है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों 61 नंबर की बात करेंगे।
अधिगम शब्द का अंग्रेजी रूप क्या होता है? अगर आपसे पूछे कि अधिगम शब्द का अंग्रेजी रूप क्या होता है, एजुकेशन होता है कि आपका टीचिंग होता है कि आपका लर्निंग होता है कि एक्सपीरियंस होता है, आप क्या बताइएगा? तो जो अधिगम शब्द होता है ना, सभी तो सीखने के प्रति ही है ना, पढ़ने के प्रति ही सारे शब्द हैं, तो आप क्या बताइएगा? जब ऐसे शब्द आ जाए तो अधिगम शब्द का मतलब होता है लर्निंग, याद रखेंगे लर्निंग, व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लर्निंग होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अधिगम एक जैविक प्रक्रिया है, याद रखेंगे अधिगम एक जैविक प्रक्रिया है कि सामाजिक प्रक्रिया है, मानसिक और व्यवहारवादी प्रक्रिया है कि केवल मानसिक प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया नहीं है, सामाजिक प्रक्रिया, इसका मतलब जाएंगे, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है, लेकिन मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रिया सबसे बेस्ट जो ऑप्शन सी आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल सही है दोस्तों। मानसिक भी प्रक्रिया है, लेकिन केवल शब्द आ गया ना, तो केवल शब्द आने से ये गलत हो गया, बात याद रखेंगे। और यहाँ पे सामाजिक प्रक्रिया के साथ जाएंगे तो जैविक प्रक्रिया छूटेगी, जैविक प्रक्रिया के साथ जाएंगे तो सामाजिक प्रक्रिया, इसलिए हम ए और बी दोनों को नहीं मान रहे हैं, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल हमको थोड़ा अच्छा और करेक्ट दिख रहा है, तो सी के साथ हम लोग जाना चाहेंगे, यही आपका करेक्ट आंसर भी है, आयोग ने भी सी को ही माना है। चलिए आगे देखते हैं, 63 नंबर की बात करेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अधिगम अस्थायी परिवर्तन किससे लाता है? याद रखेंगे जो अधिगम होता है ना, इसमें जो आपका अस्थायी परिवर्तन होता है वह किससे आता है दोस्तों? अनुभव से आता है कि आनुवंशिकता से आता है कि अभिरुचि से आता है कि आपका संयोग से आता है? जब आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीका से कवर करेंगे तो अधिगम में जो अस्थायी परिवर्तन होता है ना, वह अनुभव से आता है। किससे आता है प्यारे? अनुभव से आता है। बच्चा जितना उसके अंदर अनुभव बड़ा होगा, उसके अंदर अधिगम में अस्थायी परिवर्तन भी बढ़ता जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 64 नंबर की तरफ चलते हैं। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर, किसने कहा है? याद रखेंगे तो जो लर्निंग होता है इससे ही आपका व्यवहार में परिवर्तन होता है, सीख कर ही बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन होता है। यह कथन किसका है दोस्तों? अगर ये पूछे कि यह कथन किसका है, तुरंत बताइएगा ये कथन गेट्स साहब का है, बहुत प्रसिद्ध कथन है, ये यूपी टेट का प्रीवियस ईयर प्रश्न भी है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अधिगम का संबंध किससे नहीं है? अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? अधिगम का संबंध किससे नहीं है? अनुभव से नहीं है, अनुभव से है दोस्तों। प्रशिक्षण से भी है, आनुवंशिक प्रवृत्तियां और पुनर्बलन, पुनर्बलन से भी है, आपका प्रशिक्षण से भी है, आपका अनुभव से है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आप देखिएगा, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, केवीएस में बना हुआ है, और इसको आप देखेंगे अधिगम का संबंध किससे नहीं है, तो आनुवंशिक प्रवृत्तियों से नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। 66 नंबर की बात देखेंगे, लॉ ऑफ इफेक्ट, याद रखेंगे लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया था? अगर आपसे पूछे कि लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया था, याद रखेंगे तो थांडाइक ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? थांडाइक ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पावलाव के प्रयोग में घंटी की आवाज क्या क्या थी? याद रखेंगे जो पावलाव ने अपना प्रयोग किया था उसमें जो घंटी की आवाज थी, वही पूछ रहा है कि वह किस चीज का कार्य कर रही थी। तो आपको पता है दोस्तों ये किस चीज का कार्य कर रही थी? उद्दीपन का। किस चीज का? उद्दीपन का। अब आपको बताना है कि अनाश्रित उद्दीपन की आश्रित उद्दीपन, आपको तुरंत बताइएगा दोस्तों। जो पावलाव ने अपना प्रयोग किया था उसमें घंटी की आवाज जो थी वो आश्रित उद्दीपन का काम कर रही थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 68 नंबर की बात करेंगे, स्किनर के प्रयोग में चूहा किस पिंजरे में था? आपको बताना होगा दोस्तों, जो स्किनर का प्रयोग था उसमें जो चूहा था वह थॉर्नडाइक बॉक्स में था। किसमें था दोस्तों? थॉर्नडाइक बॉक्स में था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे पर किया था, ये भी बात को आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, याद रखेंगे जो ट्रायल एंड एरर लर्निंग होती है इसके दौरान अंतिम सही प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? याद रखेंगे जो अंतिम सही प्रतिक्रिया होती है उसको हम लोग क्या करते हैं? आपका सक्सेस कहते हैं कि रिस्पॉन्स बोलते हैं, कनेक्शन बोलते हैं कि बॉन्ड बोलते हैं? आप लोग याद रखेंगे जो ट्रायल एंड एरर लर्निंग होती है इस दौरान जो अंतिम प्रतिक्रिया होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? रिस्पॉन्स बोलते हैं। जो अंतिम में मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमें रिस्पॉन्स प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 70 नंबर की बात करते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? गेस्टाल्ट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? गेस्टाल्ट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आप क्या बताएंगे? तो याद रखेंगे इसका शाब्दिक अर्थ अनुभव होता है? नहीं। उद्देश्य होता है? नहीं। पुनर्बलन होता है दोस्तों? नहीं। रूप या संपूर्णता होती है। गेस्टाल्ट शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है इसका मतलब होता है संपूर्णता। मैं अभी वीडियो में ही पहले बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और भी 30 प्रश्न है, सबको हम लोग कवर कर रहे हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए
हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंडशिप सर्कल में वीडियो को शेयर करके हमारी मदद भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अंतर्दृष्टि अधिगम में समाधान आता है। याद रखेंगे अंतर्दृष्टि जो अधिगम होता है ना, इसमें समाधान कैसे आता है? अचानक आता है कि आपका धीरे धीरे आता है कि अभ्यास से आता है कि अनुकरण से आता है? याद रखेंगे। तो जो अंतर्दृष्टि अधिगम होता है ना, इसमें समाधान जो आ जाता है दोस्तों वह अचानक आ जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे कि धीरे धीरे आता है, कोई कहेगा अनुकरण से आता है, कोई कहेगा अभ्यास से आता है, लेकिन आपको याद रखना होगा ये चीज, अंतर्दृष्टि अधिगम में समाधान अचानक आता है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। निर्माणवाद में ज्ञान को, याद रखेंगे जो निर्माणवाद होता है इसमें ज्ञान को बच्चा स्वयं करता है कि शिक्षक प्रदान करता है कि किताबें देती हैं कि आपका परीक्षा से मिलता है? अब देखिएगा, जब आपको ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप क्या करेगा? सबसे बढ़िया ऑप्शन वही होता है प्यारे जिसमें बच्चा महान हो, जिसमें बच्चा स्वयं कर रहा हो, बच्चा एक्टिव हो, बच्चा प्रैक्टिकली सीख रहा हो। याद रखें, परीक्षा से निर्माणवाद का ज्ञान विकसित होता है नहीं दोस्तों, किताबें से नहीं, शिक्षक प्रदान करता है नहीं, बच्चा स्वयं करता है। निर्माणवाद में ज्ञान बच्चा स्वयं करता है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब आपको कुछ भी नहीं आ रही है ना, देखिए जहां बच्चा स्वयं कर रहा है, बच्चा एक्टिव है, बच्चा के बारे में अच्छा जो प्रश्न बोल रहा है ना, ऑप्शन बोल रहा है ना, उसी के साथ आप चले जाइए। जब आपको कुछ भी ना आए तब के लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, 73 नंबर की बात करेंगे कि पियाजे के अनुसार अधिगम का संबंध क्या होता है। तो पियाजे के अनुसार जो अधिगम होता है ना, याद रखें पियाजे बोले हैं ना कि जो अधिगम होता है वो बुद्धि के विकास से संबंध रखता है। किससे दोस्तों? बुद्धि के विकास से, भावना से नहीं, अभ्यास से नहीं, अनुशासन से नहीं, बुद्धि के विकास से। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 74 नंबर की बात करते हैं। 74 नंबर क्या है कि वाइगोत्स्की के अनुसार जो अधिगम होता है ना, वो मैंने तो बता दिया ना कि वाइगोत्स्की साहब बताया ना कि बच्चा समाज से सीखता है, सामाजिक संपर्क से होता है। अधिगम क्या होता है? सामाजिक संपर्क का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 75 नंबर, जेडपीडी का पूरा नाम क्या है? आप तुरंत बताइएगा। जो जेडपीडी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता है। याद रखेंगे, इसी चीज को आपको याद रखना होगा। और जेडपीडी का जो फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता है। इस बात को याद रखेंगे, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जेडपीडी जो होता है ना, वह ये जो होते हैं ना दोस्तों, याद रखेंगे हमारे आसपास की जो चीज़ें होती हैं, जो सामाजिक स्रोत होते हैं, जो बच्चों को सीखने में मदद करते हैं, इसी को हम लोग जेडपीडी बोलते हैं। और इसका पूरा नाम जो होता है ना, वो होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। याद रखेंगे, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, याद रखेंगे आपका है इसका फोल्डिंग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो याद रखेंगे जो इसका फोल्डिंग का अर्थ क्या होता है? सहारा देना, रोकना, दंड देना, निर्देश देना। इसको पाड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पाड़। और पाड़ का मतलब होता है सहारा देना। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके फोल्डिंग का अर्थ होता है सहारा प्रदान करना या सहारा देना। याद रखते हैं। आगे देखते हैं, अधिगम के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है? याद रखेंगे, जो अधिगम के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा पूछ रहा है, याद रखेंगे अब बच्चे के अंदर प्रतिस्पर्धा करके अधिगम की प्रेरणा बड़ी बनाएंगे नहीं। दंड देना, भय देना, निगेटिव है सफलता की भावना। याद रखेंगे, बच्चे के अंदर जब सफलता की भावना उत्साहित होगी तो बच्चे के अधिगम की सबसे बड़ी प्रेरणा होगी। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कक्षा में बच्चे की सक्रिय बनाना किस सिद्धांत से मेल खाता है? अगर आपसे पूछे कि जो कक्षा में बच्चे को सक्रिय बनाना किस सिद्धांत से मेल खाता है, तो आप तुरंत बताइएगा निर्माणवाद से कि व्यवहारवाद से कि आपका गेस्टाल्ट से कि अंतर्दृष्टि से। तो कक्षा में बच्चे की सक्रिय बनाना जो होता है ना, व्यवहारवाद सिद्धांत से मेल खाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, नहीं सॉरी, इस बात को याद रखेंगे दोस्तों, निर्माणवाद से है दोस्तों। याद रखें, कक्षा में बच्चे को सक्रिय बनाना ये निर्माणवाद से है। क्यों मैं इसको बता रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि मैंने व्यवहारवाद बोला, इस बात को याद रखें, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। निर्माणवाद में होता क्या है ना, सक्रिय बनाना। सक्रिय का मतलब होता है दोस्तों एक्टिव। और एक्टिव में मैं आपको बता दूं, जो बच्चे होते हैं ना वह एक्टिव रूप से सीखते हैं। किससे सीखते हैं दोस्तों? याद रखेंगे, जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव रूप से सीखते हैं। तो कक्षा में बच्चे को सक्रिय बनाने का जो सिद्धांत होता है ना, यह निर्माणवाद। बच्चा स्वयं चीजों को निर्माण कर रहा है तो मतलब वो एक्टिव है, प्रैक्टिकली रूप से जुड़ा है, तो निर्माणवाद का कथन है या सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आपका 79 नंबर का जो प्रश्न है कि अधिगम की सामाजिक बाधा कौन सी है? आप क्या बताएंगे? तो अधिगम की जो सामाजिक बाधा है वह स्वास्थ्य है, कि आपका थकान है, कि कठिन विषय है, सभी है। लेकिन सामाजिक जो बाधा है ना, पारिवारिक झगड़े हैं, पारिवारिक कला है। ऑप्शन नंबर आपका भाई सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं दोस्तों, 80 नंबर की बात करेंगे। 80 नंबर है अधिगम के लिए भावनात्मक स्वास्थ्य। याद रखेंगे अधिगम के लिए जो भावनात्मक स्वास्थ्य होता है ना, वह आवश्यक है कि अप्रासंगिक है कि आपका केवल परीक्षा के समय है, आवश्यक है कि केवल गृह कार्य के समय आवश्यक है। तो याद रखेंगे अधिगम के लिए जो भावनात्मक स्वास्थ्य होता है दोस्तों, वो आवश्यक होता है। भावनात्मक स्वास्थ्य जो होता है बिल्कुल आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जो भावनात्मक स्वास्थ्य होता है ना, इससे बच्चे के अंदर क्या आती है दोस्तों, रुचि आती है। इस बात को आपको याद रखना होगा। चलिए आगे ले चलते हैं, 81 नंबर की बात करेंगे। अधिगम की प्रक्रिया कब तक चलती है? मैं तो बता दिया कि बच्चा का जो अधिगम होता है, जो विकास होता है ना, याद रखेंगे चाहे वो कोई भी विकास हो, भले से मानसिक विकास जो होता है बच्चा का जन्म के बाद ही स्टार्ट हो, अलग चीज़ है कि बच्चा धीरे धीरे स्मृति में तेजी लाता है, आईक्यू में विकास होता है। तो अधिगम की प्रक्रिया कब तक चलती है? तो जीवन भर चलती है। बच्चे के पेट से, माँ के पेट से गर्भ तक, गर्भ से लेकर कब्र तक ये प्रक्रिया चलती है। तो अधिगम की प्रक्रिया जो चलती है वो जीवन भर चलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बहुत रटा रटा ये प्रश्न है। आगे देखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग किस सिद्धांत से संबंधित है? याद रखेंगे तो करके सीखें, इसका मतलब यही है दोस्तों। तो किस सिद्धांत से संबंध रखता है आप तुरंत बताइएगा। या निर्माणवाद। निर्माणवाद ये कहता है ना कि बच्चा स्वयं करेगा और बच्चा स्वयं सीखेगा, ये एक्टिव रहेगा, बच्चा अपने तरीकों से सीखेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, बच्चा प्रैक्टिकली सीखेगा। आगे देखते हैं, 83 नंबर की बात करते हैं। अधिगम का सर्वोत्तम परीक्षण है। याद रखेंगे जो अधिगम का सर्वोत्तम परीक्षण क्या है दोस्तों? व्यवहार में परिवर्तन है कि अंक प्राप्ति है कि याद करना है कि प्रश्न हल करना। तो अधिगम का जो सर्वोत्तम परीक्षण अगर आपसे पूछे, आप तुरंत बताएंगे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, अधिगम का सर्वोत्तम परीक्षण होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। अंक प्राप्ति ये निगेटिव है, याद करना रटाना बिल्कुल गलत है, प्रश्न हल करना इसका उद्देश्य यही नहीं होता है। व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम का सर्वोत्तम परीक्षण माना जाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। 84 नंबर की बात देखेंगे, अधिगम का मूल उद्देश्य है। याद रखेंगे दोस्तों, आपसे पूछे कि अधिगम का मूल उद्देश्य क्या है? जीवन में उपयोग, परीक्षा में अंक, अनुशासन, नियम पालन। अब बिल्कुल किसको सही मानेंगे? तो अधिगम का मूल उद्देश्य होता है जीवन में इसका हम उपयोग करें, व्यवहारवादी बने, निर्माणवादी बने, कैसे हैं हम लोग, ये सब चीजें इसके लिए होता है। तो अधिगम का मूल उद्देश्य होता है जीवन में हम कैसे जिए अपने चीजों को, या जीवन में उपयोग। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। 85 नंबर की बात करिएगा, अधिगम की गति व्यक्ति की बुद्धि पर निर्भर करती है कि लिंग पर, कि आपका उम्र पर, कि आपका समाज पर। याद रखते हैं तो अधिगम की जो गति होती है ना, वो बच्चे के बुद्धि पर निर्भर करती है कि बच्चा सीखने के प्रति कितना एक्टिव है या कितनी चीज़ों को कर ले रहा है। तो उसका आईक्यू पर निर्भर करेगा, जो आपकी बुद्धि लब्धि है उस पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 86 नंबर क्वेश्चन है कि रीन, याद रखेंगे जो आपका ये है कि रीइंफोर्समेंट जो है दोस्तों, याद रखेंगे रीइंफोर्समेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है? आप तुरंत बताइएगा। रीइंफोर्समेंट का जो हिंदी अर्थ होता है दोस्तों, याद रखेंगे वह होता है पुनर्बलन। क्या होता है दोस्तों? पुनर्बलन होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। रीइंफोर्समेंट का हिंदी अर्थ होता है पुनर्बलन। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अधिगम में त्रुटियां। याद रखेंगे अधिगम में त्रुटियां जो होती है ना, उसको अवसर के रूप में लेते हैं और अस्वीकार है, नहीं दोस्तों। अनुशासनहीनता है, नहीं दोस्तों। शिक्षक की गलती है, नहीं दोस्तों। इस बात को याद रखेंगे। अधिगम में त्रुटियां जो होती है ना, स्वाभाविक होती हैं और ये सीखने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, त्रुटि विश्लेषण। याद रखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपका त्रुटि विश्लेषण में शिक्षक का दृष्टिकोण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रचनात्मक, कि आपका कठोर, की आलोचनात्मक, की उपेक्षात्मक। उपेक्षा नहीं करना है, आलोचना नहीं करना है, कठोरात्मक उसका दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अधिगम अनुकूल वातावरण में शिक्षक होना चाहिए। तो अधिगम अनुकूल वातावरण, अनुकूल का है, प्रतिकूल नहीं कहा दोस्तों, अनुकूल का है। तो अनुकूल वातावरण में शिक्षक कैसा होना चाहिए? तो याद रखिए मित्रवत होना चाहिए, भय मुक्त नहीं, भय युक्त नहीं, भय मुक्त होना चाहिए, कठोर नहीं सरल होना चाहिए, निष्क्रिय नहीं सक्रिय होना चाहिए। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 के साथ आप लोग चले जाएंगे। आगे देखते हैं, अधिगम को प्रभावी बनाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है दोस्तों? याद रखेंगे अधिगम को आप किस माध्यम से प्रभावी बना सकते हैं? तो बालक को क्रियाशील बनाना। चलिए, बार बार रटवाना, रटवाना तो बिल्कुल गलत है। अनुशासन बढ़ाना, अनुशासन में आप करके बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, सिखा सकते। प्रश्न पत्र देना, ये उतना करेक्ट नहीं होगा जितना आपका करेक्ट आंसर है कि अधिगम को प्रभावी बनाने का सर्वोत्तम जो तरीका होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे बालक को क्रियाशील बनाना। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। क्रियाशील का मतलब होता है ना कि बच्चा स्वयं करके सीख रहा है, बच्चा कहाँ पे एक्टिव है, उसी ऑप्शन के साथ आपको जाना है। पेडागोजी का प्रश्न तभी आप हल कर पाएंगे कि देखेंगे कि बच्चा कहाँ पे एक्टिव हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, 91 नंबर की बात करेंगे। अधिगम में रुचि का कार्य क्या है दोस्तों? याद रखेंगे जो अधिगम होता है ना, अधिगम में रुचि का कार्य क्या होता है? प्रेरणा देना, रुकावट डालना, ध्यान भटकाना, कठिन बनाना नहीं, कठिन बनाना नहीं, ध्यान भटकाना नहीं, रुकावट डालना नहीं। अधिगम में जो रुचि होता है उससे हमें प्रेरणा प्राप्त होती है, मोटिवेशनल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए 92 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निर्माणवादी दृष्टिकोण में शिक्षक होता है, याद रखेंगे निर्माणवादी दृष्टिकोण में मैंने तो बताया ना कि इसमें बच्चा स्वयं एक्टिव होकर चीज़ों को करता है। तो निर्माणवादी दृष्टिकोण में शिक्षक क्या काम करता है, बच्चा स्वयं चीज़ों को कर रहा होता है। और निर्माणवादी दृष्टिकोण में जो शिक्षक होता है वह सहायक होता है, मार्गदर्शक होता है। बच्चा जहाँ पे चीज़ों को सीखने में उसके अंदर कठिनाई आती है उसको बताता है, मार्गदर्शन का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 93 नंबर की बात देखते हैं दोस्तों। ट्रायल एंड एरर का अर्थ क्या होता है, आपको बताना होगा। ट्रायल एंड एरर का अर्थ होता है, याद रखेंगे याद रखेंगे, जो ट्रायल होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे ट्रायल का मतलब होता है प्रयास और एरर का मतलब होता है भूल या गलती। याद रखेंगे, इस चीज़ों को याद रखेंगे। ट्रायल एंड एरर का मतलब होता है प्रयास और भूल से सीखना। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोग चले जाइएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इनसाइट का अर्थ क्या होता है, अंतर्दृष्टि की परीक्षा के अनुभव के पुनर्बलन। आपको बता दें कि जो इनसाइट होता है, इनसाइट का अर्थ होता है अंतर्दृष्टि। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अधिगम का परिणाम होता है। तो जो अधिगम का परिणाम क्या होता है, मैंने बता दिया। व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है दोस्तों, अधिगम कहलाता है। समाज में परिवर्तन, परीक्षा में असफलता, बुद्धि में परिवर्तन नहीं, व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है दोस्तों, अधिगम कहलाता है। और अधिगम का यही परिणाम है, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 96 नंबर की बात करेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधिगम में असफलता का कारण क्या है। आपका प्रेरणा ये नहीं होगा दोस्तों, अभ्यास भी नहीं होगा, ध्यान भी नहीं होगा। असफलता शब्द लिया है, असफलता का कारण क्या है, तो आप याद रखेंगे अरुचि। अगर बच्चे के अंदर रुचि नहीं है तो बच्चा अधिगम के प्रति उत्साहित नहीं होगा, सीखने के प्रति उत्साहित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अधिगम प्रक्रिया में फीडबैक का अर्थ क्या होता है। फीडबैक का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोग देखे होंगे। फीडबैक का मतलब होता है प्रतिक्रिया। क्या होता है दोस्तों, प्रतिक्रिया। जब हम चीज़ों को कर लिए होते हैं तो बाद में हमें प्राप्त होता है फीडबैक, और फीडबैक क्या होता है, प्रतिक्रिया होती है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सीखना निरंतर प्रक्रिया है या किसका मत है। याद रखेंगे, जब बच्चा स्वयं चीज़ों को सीख रहा होता है, बच्चा निर्माण करके सीख रहा है, बच्चा हरदम सीखता है, निरंतर सीखता रहता है। यह जो कथन है दोस्तों, यह मानवतावादी दृष्टिकोण का कथन है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जो सीखना निरंतर प्रक्रिया है या किसका मत है, तो मानवतावादी दृष्टिकोण का है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति क्या है दोस्तों, याद रखेंगे। तो अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त बच्चा कहाँ पे सीखेगा, प्रतिस्पर्धा के माध्यम से नहीं, दंड और नियंत्रण नहीं दोस्तों, भय और तनाव में बच्चा बिल्कुल नहीं सीखेगा। बच्चे के अंदर उत्साह रहेगी, बच्चे के अंदर रुचि रहेगी, तो अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति यही होगी। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अधिगम का अंतिम उद्देश्य क्या होता है दोस्तों। लास्ट 100 नंबर का प्रश्न है कि अधिगम का अंतिम उद्देश्य क्या होता है। व्यवहार में परिवर्तन और जीवन उपयोगी ज्ञान लाना, कि आपका परीक्षा को उत्तीर्ण करना, कि शिक्षक को खुश करना, किताबें याद करना नहीं दोस्तों, सभी आपके लिए गलत है। अधिगम का मतलब होता है एक सफल जीवन को जीना, व्यवहार में परिवर्तन लाना, एक अच्छा मनुष्य बनना या एक अच्छा बुद्धि वाला व्यक्ति बनना ही अधिगम का अंतिम उद्देश्य होता है। तो व्यवहार में परिवर्तन और जीवन उपयोगी ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम का अंतिम उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। टोटल 100 प्रश्नों को हमने कवर किया। आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप जरूर लाइक